हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम एंड ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर है। इसमें हम आज पढ़ेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। ये क्या होता है, किससे होता है, ये एक डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ है, किससे हो जाती है, इसके सिम्टम्स क्या है, किन पेशेंट्स में हो जाती है और कहाँ पे पाई गई है और उन पेशेंट्स में ऐसा क्या होता है जिनको ऐसी होती है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस म्यूकोरमाइकोसिस को आपने सब ने सुना होगा, क्योंकि आप सबको पता है जब कोविड-19 हो गया उसके बाद कोविड तो 1-2 साल लगातार रहा और उन सालों में बीच में ही एक और डिजीज़ सामने आ गई, उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। आप इसको किसी और नाम से भी जानते होंगे, जैसे कि इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने इसमें PDF में रखी है, लेकिन मैं आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ। बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस होती क्या है और ये क्यों कोविड पेशेंट्स में पाई गई। देखो, जब कोविड-19 हो गया उसके बाद फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड वेव आ गई और जो सीवियर कोविड पेशेंट्स थे उनमें पाई गई एक डिजीज़ जिसका नाम हमने दिया था, फिर जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसको हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। इसको ब्लैक फंगस क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बात, ये जो है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई? ये फंगस से हो जाती है। किससे हो जाती है? फंगई से हो जाती है। अगर एक होगा तो फंगस और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फंगई। ठीक है, तो ब्लैक फंगस इसको इसलिए बोलती है, एक तो ये फंगई से ही होती है और ब्लैक इसलिए क्योंकि जो पेशेंट्स में जिनको होती है ये डिजीज़, उनका जो टिश्यू का कलर है डिस्कलरेशन हो जाती है, उनके टिश्यू का कलर चेंज होता है जो कि ब्लैक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस डिजीज भी बोलते हैं और एक नाम क्या है इसका? म्यूकोरमाइकोसिस। शाबाश। तो देखो मैं आपको सिंपली बताऊंगी पहले, सो दैट कि आपको एक कभी भी नहीं भूले। देखो क्या हो जाता है, जो ऐसे फंगस है, जो ऐसे फंगाई है ना कुछ, जिससे म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है या ब्लैक फंगस हो जाता है, वो कोविड की वजह से नहीं आए। ठीक है, वो कोविड की वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल में होते हैं, वो बाकी चीज़ों में होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारे इर्द गिर्द होते हैं। अब मुझे आप बताओ कि आप बोलोगे कि फिर कोविड में ही क्यों कोविड पेशेंट्स को हो गया? क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स होते हैं, जिनको सीवियर कोविड होता है, उन कोविड जो था वो क्या करता था इंसान के साथ? वो इंसान की इम्यून सिस्टम को ठप करता था, इंसान का इम्यून सिस्टम ही बैठ जाता था। और इंसान का इम्यून सिस्टम क्यों ज़रूरत होता है? इंसान का इम्यून सिस्टम होता है सो दैट कि अगर कोई पैथोजन आए, पैथोजन मतलब कि आउटसाइड ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जिससे बीमारी फैलने का खदशा होता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ता है और हमें बीमारी से बचाता है। लेकिन जब कोविड हो गया तो जो कोविड वाले पेशेंट्स होते थे उनका जो इम्यून सिस्टम होता था वो बिल्कुल ठप होता था, बंद हुआ होता था। ठीक है, और इवन जब ट्रीटमेंट भी चलता था उनका जो इम्यूनिटी होती थी बहुत वीक होती थी। आपको पता है कि विटामिन C खाने को बोला जाता था फिर कोविड-19 में, सो दैट कि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे। तो देखो, जो ऐसे पेशेंट्स थे जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल बैठा हुआ था, ऑलरेडी ये फंगाई जो है, ब्लैक फंगस वाले फंगाई, ये हमारी एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द में प्रेजेंट थे। और जब भी ये ऐसे व्यक्ति में, ऐसे इंसान में आ जाते थे, इनके इर्द गिर्द होते थे और जिनका बिल्कुल भी इम्यून सिस्टम नहीं चल रहा होता था, तो ऑब्वियसली जब ये उस इंसान में आ गए या उस इंसान के पास होते थे, उसका इम्यून सिस्टम बैठा था, तो वो उनके साथ नहीं लड़ पाया, जिसकी वजह से ये उस पर हावी हो गए और ये डिजीज़ आउटब्रेक होती थी उस इंसान में। और चूंकि जो ये फंगाई जब आ जाते थे इंसान में और जिस भी टिश्यू में आ जाते थे, उस टिश्यू की डिस्कलरेशन होती थी, उसका कलर चेंज होता था। किस कलर में? ब्लैक कलर में। इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक फंगस। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा न्यूज़ में, टेलीविज़न पे, आपने इंटरनेट, सोशल मीडिया पे, कि जो ब्लैक फंगस वाले पेशेंट्स होते थे उनका जो है यूजुअली क्या होता था, जो ऊपर वाला, जैसे ये हेड है ना, यहाँ पे आइज़ है, तो यहाँ पे ये नोज़ है, नोज़ और आइज़ के बीच में जो ये ब्रिज है ना, इस एरिया पे इफेक्ट होता था। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, फिर भी
देखो ये एक इंसान है, ये नोज है इसकी, ये वाला जो एरिया है ना इस पे ये ज़्यादा हावी होता था, आइज़ पे भी और यहाँ से नोज़ वाले ब्रिज पे भी इसमें क्या होता था, ब्लैक कलर आ जाता था और जिसकी वजह से आईसाइट पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। और किसी को जो है जो नोज़ से ना ब्लड वाला जो म्यूकस से निकलता था, ठीक है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे इसके, और प्रेजेंस भी कैसी होती थी फिर इंसान की, ठीक है। तो उसी को हम ब्लैक फंगस बोलते हैं, इसीलिए ये कोविड पेशेंट्स में आया था। इन शॉर्ट बेसिकली ये यही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स लाए हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसको हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। ये कुछ स्टेट्स में जब स्टार्ट होने लगे ये केसेस, ब्लैक फंगस वाले केसेस, इसको फिर एज अ एपिडेमिक कहलाया गया, डिक्लेयर किया गया अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। कुछ स्टेट्स ने इसको अंडर एपिडेमिक एक्ट के अंडर एपिडेमिक डिक्लेयर किया। जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये क्या है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। अब आप क्या क्या याद रखोगे इसमें, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है, बल्कि ये फंगल इन्फेक्शन है जो उन लोगों को इफेक्ट करती है जो किसी भी, ये ज़रूरी नहीं है कि बस कोविड-19, किसी और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो ऑन मेडिकेशन होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत सारी दवाइयाँ खाते होते हैं किसी और डिजीज़ की वजह से, बहुत सारी मेडिकेशन पे होते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो मेडिकेशन करने से उनकी जो एबिलिटी होती है कम होती है टू फाइट विद द पैथोजेंस, कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हुआ होता है, तो उनमें ये डिजीज़ आ जाती है। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्लैक फंगस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये टिश्यू होता है ये इफेक्ट होता है और ये ब्लैक कलर में टर्न होता है। इसको पहले ज़िगोमाइकोसिस भी बोलते थे, ज़िगोमाइकोसिस इसको बोलते थे। ये एक सीरियस डिजीज है लेकिन रेयर है, मतलब आपको ये आम तौर पे नहीं दिखने को मिलेगी। ये एक रेयर डिजीज है। क्या है, या इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट इज़ अ सीरियस बट रेयर डिजीज, इट्स अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये खतरनाक इन्फेक्शन होती है लेकिन रेयर होती है, हर टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्हीं पेशेंट्स को देखने को मिलेगी जो बहुत हाई डोज मेडिकेशन लेते हैं और कुछ और हेल्थ इश्यूज की वजह से, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हुआ होता है फिर। और एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जो होते हैं वो ही ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उनको हम म्यूकोरमाइसीट्स बोलते हैं, म्यूकोरमाइसीट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ फंगाई को, उन ग्रुप ऑफ मोल्ड्स को म्यूकोरमाइसीट्स बोलते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में होते हैं ज़्यादातर, या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है, या लीव्स में होते हैं, कंपोस्ट पाइल्स में होते हैं, रोटन वुड जो होती है ना, वो ये डिके हुई होती है, वुड काट के होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ काट के होते हैं, फिर वो डिके हुई होती है, उन पे भी फंगस चढ़ गया होता है। डिकिंग मैटर में भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर में, सॉइल में भी होता है, लीव्स में भी होते हैं ये वाली म्यूकोरमाइसीट्स, ठीक है। अच्छा, ऐसे फंगाई जो म्यूकोरमाइकोसिस जिनसे होता है, वो कौन कौन सी स्पीशीज है? एक तो राइजोपस स्पीशीज है, म्यूकोर स्पीशीज है। कौन कौन सी स्पीशीज? राइजोपस स्पीशीज से हो जाता है, म्यूकोर स्पीशीज से होता जाता है, राइजो म्यूकोर स्पीशीज से हो जाता है, सिंसेफेलास्ट्रम स्पीशीज से हो जाता है। ये कुछ स्पीशीज है इनमें जो है फंगस में भी, जिनसे ये म्यूकोरमाइकोसिस वाली डिजीज हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गया? शाबाश। Most people come in contact with a microscopic fungal spores every day, but it mainly affects people with weakened immune system. आपको पता है कि जितना हम ट्रैवल करते हैं, जितना हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम बसेस में चढ़ते हैं, लोकल बसेस में, वहाँ पे हमारा जो है कांटेक्ट हो ही जाता है, किसके साथ? हमारा कांटेक्ट इन फंगाई वंगाई के साथ हो ही जाता है, फंगस के साथ। और लेकिन ये इफ़ेक्ट किनको करता है? ये इफ़ेक्ट यूजुअली उन इंसानों को करता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। अच्छा, अब पर्सन कैसे, एक जो इंसान है उसको इन्फेक्ट कैसे होता है वो, ठीक है, थ्रू इनहेलेशन। जब वो सांस अंदर लेता है ना, वो अपने इसके सांस के साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ, एयर के साथ साथ ये फंगाई भी इनहेल करता है। इनोकुलेशन एंड इंजेक्शन ऑफ फंगल स्पोर्स, जो भी फंगल स्पोर्स होती हैं ये हमारे अंदर किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं, चाहे नाक से आ जाए, चाहे मुंह से आ जाए, किसी भी तरीके से हमारे हाथों पे लग के फिर अंदर पहुंच जाए, तो फिर इससे इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो
यहाँ पे याद रखनी है वो है म्यूकोरमाइकोसिस जो होती है ये कंटेजियस नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस मतलब होता है जो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज़ुकाम होता है किसी को, अगर कोई और इंसान उसके पास बैठे उसको भी बहुत 90% चांस होता है ज़ुकाम होने का, क्योंकि वो मतलब जल्दी स्प्रेड होता है। या सॉरी ये छोड़िए, आप अगर कोई स्किन डिजीज़ होती है ना, और आप किसी को स्किन डिजीज़ हो जाती है और उसको हाथ लगाएगा कोई और इंसान, तो वो उसको भी लग सकती है। जैसे बच्चों को, अगर कोई बूढ़ा होता है उसको कुछ स्किन डिजीज़ होती है, यूजुअली वो बच्चों को नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी खतरा होता है कि वो स्किन डिजीज़ होने का। तो इसलिए कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो टच करने से स्प्रेड होती है। लेकिन ये जो म्यूकोरमाइकोसिस ऑब्वियसली ये भी स्किन पे ही लगती है ना, ये भी इससे स्किन ब्लैक होता है। तो अगर इसको टच भी करेगा इंसान तो ये फैलती नहीं है। जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। कंटेजियस डिजीज़ वो हो जाती है जो टच करने से फैल जाती है। तो ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, ये फैलती नहीं है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से ये नहीं होती है। तो ये स्प्रेड नहीं हो सकती है बिटवीन द पीपल और एनिमल्स। जो डिजीज स्प्रेड हो जाएगी बिटवीन द पीपल या बिटवीन द एनिमल्स उसको हम कंटेजियस बोलते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या है म्यूकोरमाइकोसिस में। सिम्टम्स साइनसिस, नेसल ब्लॉकेड, ब्लैकिश और ब्लडी नेजल डिस्चार्ज, ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर ब्रिज ऑफ नोज और पैलेट, ब्लड विजन। इसे देखो इससे आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है। जो मैंने आपको नोज वाला ब्रिज दिखाया एरिया, वहाँ से ब्लैक कलरेशन हो जाता है। जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो उसमें खून होता है, ब्लडी होता है। ठीक है। तो या साइनोसिस हो जाते हैं, नेजल ब्लॉकेट होता है, मतलब जैसे नाक का बंद होना, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस में। मुझे उम्मीद है आपने ये सारे सिम्टम्स याद रखे होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने। अब प्रिवेंशन क्या है म्यूकोरमाइकोसिस का? अगर जो भी कोविड-19 वाला पेशेंट था उसको क्या करना है, मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई बहुत रखनी है। एग्रेसिव मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर ब्लड शुगर हाई हो गया उस पेशेंट को ज़्यादा खतरा है म्यूकोरमाइकोसिस होने का। आपको पता होगा जब कोविड-19 पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, उनका ट्रीटमेंट चलता था, उनको स्टीरॉइड्स देते थे, उनको जो है पेट पे वो जो ब्लड शुगर पेशेंट्स को वो पेट पे इंसुलिन वाले इंजेक्शंस लगते हैं वो उनको लगाते थे। अगर उस जो पेशेंट होता था अगर वो बिल्कुल डायबिटिक भी नहीं होता था लेकिन फिर भी उनको लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बोलते थे कि अगर ये अभी डायबिटिक नहीं है लेकिन दवाई से स्टीरॉइड से क्या पता ये डायबिटिक हो जाए और इन पे म्यूकोरमाइकोसिस का अटैक हो जाए। तो इसलिए प्रिवेंशन के लिए उनको ऑलरेडी पहले ही इंसुलिन देते थे। ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या देते थे इस म्यूकोरमाइकोसिस का? ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? म्यूकोरमाइकोसिस नीड्स टू बी ट्रीटेड विद प्रिस्क्रिप्शन एंटी फंगल मेडिसिन। अब देखो ये होता किससे है? ये तो फंगस से होता है। तो एंटी फंगल, जो फंगल को हटाने के लिए दवाई होती है, एंटी फंगल मेडिसिन से ये ठीक इसको करते थे। यूजुअली उनका नाम कुछ मेडिसिन का नाम यहाँ पे लिखे हैं, एम्फोट्रिसिन बी, पैसोकोनाजोल और एसाविकोनाजोल। ठीक है। ऑफन म्यूकोरमाइकोसिस रिक्वायर्स सर्जरी टू कट अवे दैट इन्फेक्टेड टिश्यू। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है किसी टिश्यू में अगर, और फिर उसको बचाने के लिए फिर क्या किया जाता है, उस टिश्यू को ही कट किया जाता है सीवियर केसेस में। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आपको समझ आ गया फिर क्यों कोविड-19 पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस होता था और क्यों ये ब्लैक फंगस डिजीज़ कोविड में ही सामने आ गई ज़्यादा। ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यही एक ही फंगल इन्फेक्शन एक ही तरीके का नहीं होता, बाकी फंगल इन्फेक्शन भी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ब्लैक फंगस हमने पढ़ा, वाइट फंगस भी हो जाता है, उसको हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं क्योंकि ये फंगस कैंडिडिया से हो जाता है जिसका हम नाम बोलते हैं वाइट फंगस। ब्लैक फंगस के बगैर एक और ये हो जाता है डिजीज़, उसको हम वाइट फंगस बोलते हैं। यूजुअली ये अटैक करता है इंसान के प्राइवेट पार्ट्स पे, जिससे क्या हो जाता है वाइट कलर जो डिस्चार्ज है हो जाता है, इसीलिए इसका वाइट फंगस नाम पड़ गया है। ठीक है। कैंडिडिया फंगस से ये हो जाता है। और एक डिजीज़ और है जिसको हम येलो फंगस भी बोलते हैं। येलो फंगस किससे हो जाता है? ये भी मोल्ड से हो जाता है, फंगाई से, टाइप ऑफ फंगाई है ये जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उससे हो जाता है। चूँकि इसका जो है कलर डिजीज़ के बाद उस एरिया पे हो जाता है येलो कलर, इसलिए इसको येलो फंगस बोलते हैं।
एस्परगिलोसिस, जो कि एस्परगस से हो जाता है, ये एक फंगस का नाम है, इससे ये डिजीज़ हो जाती है। तो आपने ब्लैक फंगस के साथ साथ हमने देखा वाइट फंगस भी एक डिजीज़ है और येलो फंगस भी एक डिजीज़ है। चूँकि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, कभी आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक फंगस सिर्फ एक कलर रिलेटेड डिजीज़ है जिससे कलर चेंज हो जाता है, नहीं, वाइट फंगस भी होता है और येलो फंगस भी होता है। जब भी वो फंगाई किसी इंसान पे अटैक करते हैं तो उसमें एक तो प्राइवेट पार्ट्स पे अगर अटैक करेगा तो वाइट डिस्चार्ज बिकॉज ड्यू टू द फंगस डिजीज़ होता है, और येलो कलरेशन अगर हो गई कहीं पार्ट इस इंसान में, पेशेंट में, बॉडी पार्ट पे, तो वो जो है येलो फंगस डिजीज़ होती है। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ा ही है, म्यूकोरमाइकोसिस न्यूज़ में था तो मैंने सोचा इन डिटेल ही हम ये पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको फंगाई के बारे में बताऊंगी। देखो फंगाई जो है, फंगाई हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है प्लूरल फॉर्म में, एक से ज़्यादा फंगस जब होते हैं ना, एक से ज़्यादा ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम उनको फंगाई बोलते हैं। अगर सिंगुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वाला होगा तो हम उसको फंगस बोलते हैं, सिंगुलर को फंगस और प्लूरल को फंगाई। आपको याद रखना है ये यूकेरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स, लेकिन फंगाई जो होते हैं वो यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है, जो कि जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट में होते हैं ना, कुछ नीचे कुछ डेड मैटर होता है, उनको फिर जब वो सड़ता है ना, वो कैसे सड़ता है, यही फंगाई उनको जो करते हैं डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजन में हेल्प करते हैं। और उससे क्या हो जाता है, जब वो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाता है उसकी बॉडी जिससे जो है डेड बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में मिलते हैं ना, तो उससे न्यूट्रिएंट साइकिल जो हो जाता है वो फिर से कंप्लीट हो जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो फंगस जो होते हैं, फंगस किस में हेल्प करते हैं? ये डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करते हैं फंगाई। आपको पता है कि जब जानवर कोई मरता है, वो रोड साइड पे आपने देखा होगा, फिर वो कैसे कैसे डिकम्पोज हो जाता है, तो फंगस ही उनको डिकम्पोज करते हैं। और फंगस सिंगुलर, फंगाई प्लूरल। ठीक है, और ये क्या है? ये यूकेरियोट्स है। अब यूकेरियोट क्या होता है? यूकेरियोट्स मतलब या तो ये सिंगल सेल होगा जो एक सेल से बना हुआ होगा, या मल्टी सेलुलर होगा जो कि एक से ज़्यादा देखो ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल होगा जो सिर्फ एक सेल से बना होगा, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो ये मल्टी सेलुलर होगा जो कि एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ होता है, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, या ह्यूमन्स है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो जो यूकेरियोट होता है ना, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में क्या फ़र्क होता है? जो न्यूक्लियस होता है हमारी सेल्स में, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक वेल और डिस्टिंक्ट जो है मेम्ब्रेन, डिस्टिंक्ट बाउंड मेम्ब्रेन होगा ना, उसको हम यूकेरियोट बोलते हैं। क्योंकि जो प्रिमिटिव होते थे ना प्रोकैरियोट, उनका जो न्यूक्लियस है वो अलग नहीं होता था मेम्ब्रेन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, वो अलग बिल्कुल भी नहीं होता, वो बिल्कुल सिंपलर सेल उनकी होती है। लेकिन जो हम हैं, प्लांट्स है, या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो यूकेरियोट्स है, उनका जो सेल है ना, उनका एक सेल जो सेल हमारी है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनील्स है, और हमारा जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है। तो फंगाई भी जो है ये यूकेरियोट है, इसके सेल के जो न्यूक्लियस है ना उसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है। फंगाई जो है ना ये एक सेपरेट किंगडम है। ठीक है, जैसे हम एनिमलिया किंगडम अलग से है, प्लांटी किंगडम अलग से है, वैसे फंगाई भी अलग से एक सेपरेट किंगडम है, प्लांटी की तरह, एनिमलिया की तरह, प्रोटिस्टा की तरह, क्योंकि डिफरेंट किंगडम्स होती है ना हमारे, हमने जूलॉजी में पढ़े होते हैं, इवन हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं। तो फंगाई भी एक अलग सेपरेट किंगडम है जो कि यूकेरियोट होता है। यूकेरियोट का मतलब होता है उनकी जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ पे बेसिक साइंस भी मैंने आपको इसी में पढ़ाया। ठीक है, ये बेसिक साइंस है। अब कॉमन एग्जाम्पल क्या होती है फंगाई की? कॉमन एग्जाम्पल फंगाई की है यीस्ट। आपने सुना होगा यीस्ट। इवन फंगाई, देखो हर एक फंगाई हार्मफुल ही नहीं होता है, कुछ ऐसे फंगाई जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने सुना होगा बेकरी पे जब आप जाते हैं ना, बेकरी हम इवन अगर हम घर में भी बनाते हैं, खमीर का नाम आपने सुना होगा, उसमें जब हम बेकरी बनाते हैं उसके लिए हमें आटा पहले गूंदना पड़ता है, फिर रात को हम रखते हैं, उसमें हम यीस्ट का काम करते हैं, यीस्ट हमें हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, रस्ट, ट्रफल्स, मोल्ड, मिल्ड्यूज एंड मशरूम्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फंगाई के। ठीक है, यहाँ तक मशरूम्स भी एग्जाम्पल है फंगाई का। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हैं फंगाई के बारे में।
ठीक है, आप ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैंने सोचा अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें इन डिटेल पढ़ना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिजीज़ के साथ साथ हम बेसिक साइंस भी हमें करना चाहिए। आप ये देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लो सेल स्ट्रक्चर को। तो इसमें हम देखेंगे पहले फंगई का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो है ये यूकेरियोट है। यूकेरियोट का मतलब इसका न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है। इसके जो फंगई के सेल वॉल्स होते हैं ना, सेल के इर्द गिर्द भी एक वॉल होता है, सेल वॉल उसको हम बोलते हैं। वो बना होता है चिंटिन या पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर फंगई आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट बैंड टुगेदर इन रोज। ईच इंडिविजुअल ब्रांच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ हाइफा। ठीक है, तो रोज में ये जो सेल्स होते हैं ना, मल्टीसेलुलर फंगई की सेल्स होती है, ये रोज में बैठती है, बैंड्स बनाती है टुगेदर, इनको हम हाइफा बोलते हैं। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस लाइन में, एक हाइफा दूसरे के राइट साइड में बैठते हैं और कंटिन्यूस एक लाइन बनाते हैं। और हाइफा भी सेल अगर आएगा कोई वर्ड तो ये है फंगई के साथ एसोसिएटेड है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, देखो जो फंगई होता है ना, ये एनवायरमेंट, नॉर्मल एनवायरमेंट में होते हैं। यूजुअली मॉइस्ट जो होगी ना, जिसमें वाटर होगा, थोड़ा सा वाटर कंटेंट होगा, मॉइस्ट एरियाज में होता है। स्लाइटली जो एसिडिक होगा, याद रख लेना। इसका जो फंगई कहाँ पे ज़्यादा उगता है, एक तो जो मॉइस्ट, जो थोड़े से वेट चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि हम क्यों समर्स में बोलते हैं या विंटर्स में जब हम कपड़े धोते हैं, अगर थोड़ी सी भी वो गीले होते हैं ना, इसको मत रखो अंदर, इसको बाहर हवा में रखो। क्यों? इस पे फंगस आ जाएगा। सुना है आपने? क्योंकि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा फंगस ग्रो होता है, और अगर एनवायरनमेंट स्लाइटली एसिडिक होगा तभी ज़्यादा फंगस ग्रो होता है। फंगस को ज़रूरी नहीं है लाइट होना, ये विद लाइट और विदाउट लाइट भी ग्रो होता है। देखो कुछ फंगई जो होते हैं ना, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, वो एक सेल से बने हुए होते हैं। कुछ फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। सिंगल सेल्ड फंगई की एग्जाम्पल है यीस्ट। क्या है? यीस्ट। सिंगल सेल्ड फंगई की एग्जाम्पल है यीस्ट। कुछ फंगई ऐसे भी होते हैं जो कि बिटवीन सिंगल सेल्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड भी नहीं है वो और मल्टी सेलुलर भी नहीं है, वो उनके बिटवीन है। क्योंकि इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कुछ अजीब गरीब फीचर्स भी दिखाते हैं। और डिपेंड करेगा वो किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है, वो इन बिटवीन द सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन, फंगई कैसे ग्रो करते हैं, उनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए। जो ज़्यादातर जो फंगई होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, कुछ जैसे मैंने आपको बोला, कुछ मरे हुए जानवर होते हैं, डेड सबस्ट्रेट से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं अंदर न्यूट्रिएंट्स, उसी से ग्रो हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। बहुत सारी टर्म्स आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। सैप्रोफाइट्स, अगर आपको वर्ड कभी बेसिक साइंस में आ गया, सैप्रोफाइट किसको हम बोलेंगे? सैप्रोफाइट वो होता है जो एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को। चाहे डेड मैटर से कोई जानवर मरा होता है, उस पर फंगई ग्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने क्यों वहाँ पे ग्रो होते हैं? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो कि डेड मैटर पे ग्रो हो जाते हैं। अब अगर फंगस किसी और होस्ट पे होगा, लेकिन वो जिंदा होस्ट होगा, डेड नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा? अगर वो वहाँ पे रह रहा है किसी लिविंग होस्ट पे, लेकिन उसको हार्म नहीं पहुँचा रहा है, उसको हम सिम्बायोट भी बोलेंगे या म्यूचुअलिस्ट भी बोलेंगे। सिम्बायोट या म्यूचुअलिस्ट वो फंगस होता है जो कि होस्ट पे होता है लेकिन उसको हार्म नहीं पहुँचाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है, जो सिम्बायोट की एग्जाम्पल है ये लाइकन्स और माइकोराइजा। लाइकन्स और माइकोराइजा ये सिम्बायोट है, जो कि एक लिविंग होस्ट पे रहती है, लाइकन्स और माइकोराइजा। सम फंगई और पैरासिटिक, कुछ फंगई जो पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक का मतलब होता है जो होस्ट पे तो रहता है लेकिन उसको हार्म करता है, उस इंसान को इन्फेक्ट करेगा, एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो न्यूट्रिशन कैसे एक फंगस लेता है, इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जो आपको हमेशा बेसिक साइंस में याद रखनी है। हमने देखा कुछ ऐसे फंगई होते हैं जो डेड
एनिमल पे ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं अपने डेड एनिमल पे रह के एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी से, क्या करते हैं एब्जॉर्ब को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डेड मैटर से, उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो एक लिविंग होस्ट पे रहते हैं लेकिन उसको हार्म नहीं करते, उसको हम सिम्बायोट और म्यूचुअलिस्ट बोलते हैं, उस रिलेशनशिप को भी हम सिम्बायोटिक बोलते हैं या म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है। अगर कुछ फंगी हमने देखते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक फंगी वो होते हैं जो कि एक होस्ट पे रहते हैं लेकिन उसको हार्म भी करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, उस रिलेशनशिप को हम पैरासिटिक रिलेशनशिप बोलते हैं और उस फंगस को हम पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है कि फंगस जो है सैप्रोफिटिक भी होता है, सिम्बायोट और म्यूचुअलिस्टिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। तो फंगी मैंने आपको बोला सिंगल सेल्ड भी हो सकता है जैसे यीस्ट है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। फंगी जो होता है वो यूकेरियोटिक होता है, उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक वेल बाउंड मेम्ब्रेन भी होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, शाबाश। थोड़ा सा और इसमें है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो एप्लीकेशन, मैंने आपको बोला कि फंगस ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत काम के भी होते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है ना, उसमें बहुत काम आते हैं। यीस्ट हम बेकिंग में इस्तेमाल, ये बैंकिंग नहीं है, यहाँ पे बेकिंग है, सॉरी, ठीक है। बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ब्रीविंग में, चीज़ एंड वाइन मेकिंग में, शराब बनाने में, जो पनीर होती है उसको बनाने में, या हम ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। मेडिकेशन, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे है, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्प्रिन है, या कोई भी ड्रग जो है और ड्रग है, उनमें भी यूज़ होते हैं फंगी, उनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय दिस प्रोड्यूसिंग फंगी। पेस्ट कंट्रोल में भी हमें हेल्प होती करते हैं फंगी। कुछ फंगी को ग्रो किया जाता है टू सप्रेस अदर हार्मफुल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। जैसे प्लांट्स के पैथोजेंस कौन होते हैं, प्लांट्स पे अटैक कौन करते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, माइट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए को हम फंगिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं, फंगस को भी इस्तेमाल करते हैं। तो फंगस का जो है यूज़ एप्लीकेशन कहाँ होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, मेडिकेशन में होता है, पेस्ट कंट्रोल में होता है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अब क्वेश्चन जब आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। अगर म्यूकोरमाइकोसिस पे क्वेश्चन आ गया या फंगस पे बेसिक साइंस में क्वेश्चन आ गया, इन डिटेल में से कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पे हो सकता है, तो आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। फूड इंडस्ट्री, मेडिकेशन और पेस्ट कंट्रोल में हेल्प अप्लाई होते हैं फंगस। मैंने आपको बोला कि फंगी जो है ये एक सेपरेट किंगडम है, हमने रखा है 5 किंगडम्स में से एक किंगडम है ये, हम थोड़ा उसका भी पढ़ेंगे। देखो जो 5 किंगडम्स है ना वो क्या है, 5 किंगडम्स में एक आता है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। क्या क्या आता है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटले एंड एनिमेलिया। देखो सबसे पहला वाला जो ये है ना, इसका सेल टाइप क्या होता है मोनिरा का, ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बोला जहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगा, लेकिन जितने भी 4 बाकी किंगडम्स है ना ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है। जैसे प्रोटिस्टा है, ये भी यूकैरियोटिक है, फंगी भी यूकैरियोटिक है, प्लांटले भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। अगर सेल वॉल की बात करेंगे, देखो सेल वॉल ह्यूमंस में होता है, हम सेलुलोज घास नहीं खा सकते। तो यहाँ पे देखो आप एनिमेलिया, हम एनिमेलिया में आते हैं ना ह्यूमंस भी, तो एनिमेलिया में जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांटली में प्रेजेंट होता है, मतलब सेल वॉल का मतलब होता है हमारी सेल्स के इर्द एक वॉल बना होता है जो सेलुलोज से बना होता है। जो प्लांटली है ना उसमें जो एनिमल सेल होती है उसके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन जो बाकी किंगडम्स है, देखो प्लांटली में प्लांटी में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज का बना हुआ है। फंगी में भी प्रेजेंट है, याद रख लेना, फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सिटिन, पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, या पॉलीसेकेराइड का भी बना होता है। अच्छा, प्रोटिस्टा भी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ये नॉन सेलुलोज वाला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो एनिमेलिया है इसमें जो है एब्सेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे वो प्रोटिस्टा में एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी मोनिरा में वो एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे बाकी चारों में प्रेजेंट होता है,
क्योंकि ये 4 यूकेरियोटिक है ना, ये प्रोकैरियोटिक है, इसके न्यूक्लियस के बाहर वाला मेम्ब्रेन इन चारों में होता है और इसमें पहले वाले में नहीं होता। ये 5 किंगडम्स हम देख रहे हैं, इनमें फंगाई भी आता है, इसमें भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इवन इसमें सेल, देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है और यूकेरियोटिक है ये। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जो पहला वाला किंगडम है ये सेल्यूलर होता है, दूसरा भी सेल्यूलर होता है, मतलब सिंगल सेल्ड। और ये जो होता है ना फंगाई, ये क्या हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। सेलुलर सिंगल सेल भी मल्टी सेलुलर भी होते हैं इसमें। इसमें टिश्यू और मतलब इसमें डिफ्रेंसिएशन, जितना हम आगे जाएंगे ना उतनी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि एनिमल्स देखो कि कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, ह्यूमन कैसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, प्लांट्स की भी डिफ्रेंसिएशन हुई है, लेकिन जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। ये सिंपल होते हैं, लेकिन आगे जितना हम जाएंगे ना उतने टिश्यूज़ ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें इन दो में, पहले वाले दो में उतने नहीं होते हैं, लेकिन जो फंगाई होता है ना वो मल्टी सेलुलर होता है, लूज टिश्यूज़ में बना हुआ होता है। अब हम इन 5 किंगडम्स की जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। देखो एनिमल्स का तो आपको पता है, ह्यूमंस भी उनमें आते हैं, ह्यूमंस भी, हम भी दूसरों पे डिपेंड है खाने की चीज़ में, क्योंकि हम क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉपिक है ना, हम हेटेरोट्रॉपिक है। एनिमल्स भी घास खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांट्स जो है ना, प्लांट वो ऑटोट्रॉपिक है, क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बनाते हैं। तो आपको बहुत सारी टर्म्स को मीनिंग पता चला होगा। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड होगा खाने के लिए, जैसे एनिमलिया जो है, एनिमल्स या ह्यूमंस है वो दूसरों पे डिपेंड है, हम प्लांट्स खाते हैं या दूसरे एनिमल्स खाते हैं, हम हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक हम बोलते हैं जो खुद से खाना बनाएगा, जैसे प्लांट्स है ना वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से खुद खाना बनाते हैं। जो फंगाई होते हैं ना, फंगाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि फंगाई जो होते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ा है, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये भी दूसरे पे डिपेंड है ना खाने के लिए, या तो ये पैरासिटिक होस्ट होगा, या तो सिम्बायोटिक होस्ट होगा, या तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या तो ये सैप्रोफाइटिक होता है, डेड मैटर से एब्जॉर्ब करेगा, तो ये भी हेटेरोट्रॉपिक होता है। फंगस भी हेटेरोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक। अब जो ये प्रोटिस्टा और ये मुनीरा है, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, और प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। तो बाकी आपको यहाँ पे हम फंगस पे जो फोकस करेंगे ज़्यादा, हमने देखा जो फंगाई है ये सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है। इसके जो है यूकेरियोटिक होता है सेल, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, ठीक है। और मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू का बना हुआ होता है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू अदर टू, बट उतना भी नहीं जितना प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है। फंगाई बहुत तरह के फंगाई होते हैं, इनकी एप्लीकेशन भी बहुत सारे एरियाज़ में है। इन डिटेल हमने यहाँ पे पढ़ा। आई होप आपको ये पूरा जो है टॉपिक समझ आया होगा। जितना ईजी हो सका मैंने इस टॉपिक को बना दिया, लेकिन अगर आप मुझे रिव्यू करेंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना आपको समझ आया, ठीक है, और कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है लेक्चर से, और इसी हिसाब से मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल, यूट्यूब चैनल WS Academy, and our app also WS Academy app, which you can download from Google Store. And if you want to join our batch on WS Academy app, you can register on WS Academy app and join our batch as well. So I wish you all the best. Take very good care of yourself.